तो स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु केंद्र में। अपने सीरीज का आगाज करते हुए आज फिर सेट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 26 से 30 डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उसी उम्मीद उसी हिम्मत के साथ अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाते हुए, याद रखें दोस्तों, न थके कभी पैर न कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी सफ़र जारी है। तो अपनी सफलता को पाने के लिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संतरे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है बी, सी, डी और ए। तो इसका सही आंसर है विटामिन सी, जो कि ज़्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है, जिसे घाव भरने का विटामिन भी कहते हैं। और इसका अगर आपसे रासायनिक नाम पूछे तो यह हमने पहली वाली वीडियो में भी सीखा हुआ है, तो उसे ज़रूर देखें। और अगर नहीं देखा है आपने अभी तक तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही देखें। तो बात करें रासायनिक नाम की, तो इसका रासायनिक नाम जो है वह एस्कॉर्बिक एसिड। और जैसा कि हमने सीखा अभी कि ये ज़्यादातर खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो दूध और मांस जो है ये खट्टे पदार्थों में नहीं आते, इसीलिए इसमें विटामिन सी भी नहीं पाया जाता। और गर्म करने पर या सब्जियों को धोने से उनमें से विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है, जिसकी कमी से अगर रोग पूछा जाए तो रोग है स्कर्वी। और रिसेंटली आपके एग्जाम में आया था कि अल्कोहल के सेवन से हमारे शरीर में कौन सा अंग खराब होता है, तो आपको लीवर टिक करना था। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात समझनी है, जो मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी ही आपको बताना है। इसी तरीके से विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो वहाँ पर कैल्सीफेरोल आता है। और अन्य नाम पूछे तो धूप करी विटामिन यानी धूप से बनने वाला विटामिन जो है वह विटामिन डी है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे तो रेटिनॉल। और अन्य नाम में आता है संक्रमण रोधी विटामिन, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बीमारियों के संक्रमण से हमें बचाव करता है। इसका मुख्य स्रोत आप ध्यान रखें तो विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत होता है वह गाजर। और गाजर का लाल रंग अगर आपसे पूछे तो गाजर का लाल रंग जो है वो कैरोटीन के कारण होता है। और जिस जिस पदार्थ में कैरोटीन होगा उसमें विटामिन ए जरूर होगा। जैसे पपीता, आम, इनमें कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो इनमें विटामिन ए की भी मात्रा पाई जाती है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछे तो वहाँ पर आपको थायमिन बताना है। और सामान्य नाम पूछा जाए तो भूख का विटामिन, यह शरीर में भूख को बनाता है। और इसका मुख्य स्रोत अगर आपसे पूछे तो हरी दानेदार सब्जी यानी कि इसमें मटर जो है वो मुख्य स्रोत में आता है। और छिलके युक्त अनाज जो है वो भी विटामिन बी का मुख्य स्रोत होती हैं। इसका एक क्वेश्चन नोट करके जरूर लिखें कि दालों पर पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो दालों पर पॉलिश करने से विटामिन बी जो है वह नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर छिलकों में पाया जाता है। तो इसे नोट करें और याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बर्फ का गलनांक है, तो बर्फ का गलनांक जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस है। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है। और 0 डिग्री सेल्सियस की ही अगर बात करें तो इसी को त्रिक बिंदु यानी ट्रिपलेट पॉइंट कहा जाता है। यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें ठोस, द्रव्य और गैस तीनों देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसको ट्रिपलेट पॉइंट या फिर त्रिक बिंदु भी कहते हैं। और आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर है, तो 273 के बराबर होता है। और इस इक्वेशन से आप किसी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में आसानी से बदल सकते हो। जैसे कि यहाँ से अगर मैं 27 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूँ तो यहाँ से भी 27 बढ़ जाएगा। और 27 बढ़ने के बाद वो कितना हो जाएगा, तो 300 के। तो जितना डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा उतना ही 273 में आपको क्या कर देना है, बढ़ा देना है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 373 केल्विन के बराबर होता है। और ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं तापमान को दर्शाते हैं। तो तापमान की इकाई, टेम्परेचर की इकाई पूछे तो वहाँ पर आपको केल्विन बताना है। इसी तरीके से जल का क्वथनांक पूछा जाए आपसे, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए, तो वहाँ पर आपको 100 डिग्री सेल्सियस बताना है। और जल का आयतन जो है सबसे कम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। और याद रखें आयतन
और घनत्व यानी कि डेंसिटी, वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। आयतन और घनत्व एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा और आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा, उल्टा रिलेशन होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन अगर सबसे कम है तो घनत्व जो है वो क्या हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा। और वो कब होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस में। तो इसमें आपको पजल नहीं रहना है। और ये भी ध्यान रखें कि बर्फ के ऊपर अगर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका जो गलनांक है वो घटता जाता है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि जो बर्फ विक्रेता होते हैं वो अपने बर्फ को यानी सिल्लियों को बोरे से या कट्टे से ढक कर रखते हैं, और वो जितने ज़्यादा दबाव में उसको रखेंगे वो उतनी देर में गलेगा। तो इसी तरीके से बर्फ का दाब बढ़ाने पर उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी गलनांक जो है वो घटता है। ठीक है, तो अब इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने पर स्टेनलेस स्टील बनता है? स्टेनलेस स्टील को कई बार हिंदी में धब्बा रहित स्टील बोल देगा। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं तांबा, एल्युमिनियम, क्रोमियम और टिन। तो इसका सही आंसर जो है वह सी यानी कि क्रोमियम। और इसे अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लोहे कितने प्रकार के होते हैं। तो लोहे के जो प्रकार हैं वो 3 होते हैं। एक को कहते हैं ढलवा लोहा, एक पिटवा लोहा और एक इस्पात यानी कि स्टील। इसमें कार्बन के परसेंटेज की बात करें तो ढलवा लोहा में जो कार्बन होगा वो लगभग होता है 2.5% के आसपास। पिटवा लोहा 0.25 यानी 0.25% के आसपास। और इन दोनों के बीच में होता है कौन, तो इस्पात, यानी कि वो 0.25% से ज़्यादा होगा और 2.5% से कम होगा। और ये जो परसेंटेज है ये परसेंटेज हो गई कार्बन की। और कार्बन की अगर इस परसेंटेज को हम देखें तो सबसे ज़्यादा कार्बन किस में मिला, ढलवा लोहे में, और सबसे कम किस में मिला, तो पिटवा लोहे में। अरे बाबा, सबसे कम अगर पिटवा लोहे में मिला है तो मिलावट सबसे कम किस में हुई, पिटवा लोहे में। और अगर मिलावट सबसे कम पिटवा लोहे में हुई तो सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होगा, तो पिटवा लोहा। तो ये आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि अगर आपसे पूछे शुद्ध लोहा कौन सा होता है तो पिटवा लोहा। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वह सबसे कम होती है। इसी तरीके से ढलवे लोहे को कच्चा लोहा भी कहा जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। और इस्पात यानी कि स्टील वह दोनों के, ढलवा और पिटवा दोनों के बीच में है, जिसे ज़्यादातर मानव निर्मित बोला जाता है क्योंकि यह अन्य धातुओं को आपस में मिलाकर बनाया जाता है। जिसमें 3 चीज़ें आपको समझकर चलनी है। एक क्रोमियम जिसका सूत्र Cr होगा, इसी तरीके से निकेल जिसका सूत्र Na होता है, और Mn जिसे मैग्नीज भी कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं तो एक बार उसको अच्छे से समझें। देखो, अगर आपसे पूछे कि धब्बा रहित, जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आपने ऊपर देखा किसका करेंगे भाई, क्रोमियम का। इसी तरीके से आपने घंटा घर या फिर पेंडुलम कभी देखा होगा, और पेंडुलम देखा होगा तो उसके नीचे एक ऐसे बड़ा सा पेंडुलम होता है जो ऐसे करके रोटेट करता है। और ये जो है ये इनवार से बनता है जो कि लोहे के साथ निकेल मिलाने पर पाया जाता है। तो निकेल जो है ये यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है किस रूप में, तो पेंडुलम बनाने में। इसी तरीके से अगर हम मैग्नीज को मिला दें तो जो कटर मशीन होती है, कई बार आपने देखा होगा सरिया काटने वाले के पास एक मशीन होती है बड़ी सी जिससे वो सरिया काटता है, और वो कटर मशीन जल्दी घिसती नहीं है। क्यों नहीं घिसेगी, क्योंकि उसकी घिसाई को कम करने के लिए उसमें क्या मिला दिया गया है, तो मैग्नीज मिला दिया गया है। डन हुआ सबको। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसे भी जरूर ध्यान रखें, वो है कार्बन, कि कार्बन क्यों मिलाया जा रहा है। तो लोहे की जो कठोरता है वो निर्भर करती है किस पर, कार्बन पर। कार्बन जितना ज़्यादा होगा कठोरता उतनी ज़्यादा होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। इसे एक बढ़िया सी वन लाइनर बनाकर उसको नोट करते रहें और याद करते रहें साथ साथ। ठीक है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें सीखने का। और बार बार रटना नहीं है, अब रटने का जमाना चला गया। एक क्वेश्चन पढ़ो, उससे जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको सीखो, याद करो और साइड करो। लेकर बैठना नहीं है अब किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि भैया इन 4 ऑप्शन में से मेरा कौन सा आंसर है। और ये तब होगा जब आपको चारों ऑप्शन की जानकारी होगी।
ठीक है, पेपर में आपको ऑप्शन में पजल करेगा और जिसने ऑप्शन ही सीख लिए वो पजल होगा ही नहीं, तो याद करें साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन है पेरिस्कोप, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप जो है ये आपने लैब वगैरह में देखा होगा। और अब मुझे बताइए, लैब वगैरह में अगर आपने माइक्रोस्कोप देखा है जिसके अंदर छोटे सूक्ष्म कण जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, इन सब चीज़ों की जांच की जाती है, तो क्या इसमें आप तारों को देखते हो? नहीं, यानी कि माइक्रोस्कोप तो आपका आंसर नहीं हो सकता। तो अब बचे पेरिस्कोप और टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप को समझने से पहले आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो माइक्रोस्कोप को हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं और सरल सूक्ष्मदर्शी का निर्माण जो है यह जेन्सिन ने किया था और ये सूक्ष्मदर्शी पहला सूक्ष्मदर्शी था जो अस्तित्व में आया। तो कई बार आपको जेन्सिन का नाम देकर पजल कर सकते हैं, तो वहां पर आपको सरल ढूंढना है। अगर सरल सूक्ष्मदर्शी बोल रहा है तो जेन्सिन, इसी के साथ अगर प्रयोगशाला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोल रहा है क्वेश्चन में, तो वहां पर रॉबर्ट हुक का नाम आता है। लेकिन सरल और प्रयोगशाला शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा, वो नॉर्मल टेलीस्कोप या दूरबीन या दूरदर्शी लिखकर बात कर रहा है क्वेश्चन, तो वहां पर आपको गैलीलियो नाम टिक करना है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मनुष्य के शरीर में किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है? ऑप्शन ए है आंत, बी हृदय, सी गुर्दा और डी फेफड़े। और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले तो आपको एक डायग्राम समझना पड़ेगा। देखो, बात करें यहाँ पर शुद्धिकरण की, तो शुद्धिकरण में शुद्ध रक्त होता है और शुद्ध रक्त की शुरुआत होगी ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन को हमारे शरीर में आदान प्रदान के रूप में या फिर ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है हमारे शरीर में वह आरबीसी करता है। आरबीसी फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर किसको देगा? तो हृदय को देगा, और हृदय पंप करके ये ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर के अंदर ऐसे फैला देगा, और फिर ये ऑक्सीजन वाला खून हमारे पूरे शरीर में होते हुए आरबीसी को देगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस चला जाएगा। अब इस बीच में एक घटना हुई। घटना ये कि ऑक्सीजन का आदान प्रदान कौन कर रहा था? आरबीसी। तो आरबीसी कभी ना कभी तो थकेंगे, मरेंगे। तो आरबीसी का मृत्यु घर जो है वह है प्लीहा, जिसे स्पीलन भी कहते हैं, और इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि आरबीसी यहाँ मरते हैं। और जब आरबीसी मरते हैं तो आरबीसी के मरने पर यानी मृत आरबीसी से बिलीरुबिन का निर्माण होता है, और यही जब शरीर में बढ़ जाता है तो एक रोग बनता है जिसको पीलिया कहते हैं, यानी कि जॉन्डिस। तो कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है कि बिलीरुबिन के बढ़ने से कौन सा रोग होगा, तो पीलिया यानी जॉन्डिस रोग हो जाता है, क्योंकि यह शरीर में हल्का पीला रंग बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। अब बिलीरुबिन शरीर में ज़्यादा ना बन जाए तो उसके लिए ये बिलीरुबिन आगे पास आउट होकर यानी कि स्पीलन से, प्लीहा से निकलकर ये मृत आरबीसी खून के साथ यकृत यानी लीवर में पहुंचते हैं, और यकृत हमारे खून यानी रक्त में उपस्थित जहरीले पदार्थ जिसे अमोनिया कहते हैं, अमोनिया का विखंडन करता है यानी उसको तोड़ता है। और जब अमोनिया का विखंडन करता है तो वहीं से बनेगा यूरिया। तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो वहां पर आप किडनी टिक नहीं करना, किडनी में मान्य होगा, मूत्र का निर्माण होता है यकृत में। तो ये अब क्वेश्चन आपका डाउट में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और जब ये यूरिया और बिलीरुबिन आपस में मिलते हैं तो एक वर्णक बनाते हैं, और यही वर्णक यकृत से किडनी में यानी कि गुर्दे यानी वृक्क में जाता है, जिसे आप बिलीवर्डिन के रूप में याद करते हैं। और बिलीवर्डिन ही उत्तरदायी होता है मूत्र के पीले रंग में। तो आपने कई बार एग्जाम में टिक किया होगा कि मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है, तो बिलीवर्डिन के वजह से होता है, जो कि यूरिया और बिलीरुबिन के मिलने से बनता है। और किडनी जो है इस बिलीवर्डिन और यूरिया या फिर जो भी दूषित पदार्थ है उसको छानकर अलग कर देगा और शुद्ध रक्त को वापस फिर से शरीर में भेज देता है, और अशुद्ध को यहाँ से क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो किडनी यानी वृक्क का काम जो हुआ, यहाँ पर क्या काम हुआ, तो यह मूत्र को छानता है। तो फिर एक बार मैं रिपीट कर दूं, मूत्र का निर्माण कहाँ होगा, तो यकृत में। मूत्र को छानता कौन है, तो किडनी यानी कि वृक्क। इसी तरीके से पंपिंग मशीन किसे कहते हैं, तो पंपिंग मशीन जो है वो हृदय को कहते हैं। इसमें 0%
ऐच्छिक पेशियाएं होती हैं, यानी कि इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता और यह एकमात्र ऐसा अंग है जो जिंदगी भर क्या रहता है, व्यस्त रहता है। तो अगर आपसे पूछे सबसे व्यस्त अंग कौन सा है तो वहाँ पर भी आपको हार्ट यानी कि हृदय टिक करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शुद्धिकरण का काम कहाँ कहाँ हुआ, तो ऑक्सीजन लाना और कार्बन डाइऑक्साइड देना, ये काम कहाँ हुआ, तो फेफड़ों में हुआ। तो फेफड़ों में भी शुद्धिकरण का काम होता है। फिर यहाँ पर अगली चीज़ जो है वो यकृत, यकृत में भी देखो अमोनिया टूटकर यूरिया बना, यहाँ भी शुद्धिकरण का काम होगा। और किडनी में भी शुद्धिकरण, मूत्र का छन्ना, किडनी में भी शुद्धिकरण का काम हुआ। तो अगर आपको पेपर में फेफड़ा, यकृत, किडनी और ऑप्शन ये सभी दे दे तो ये सभी टिक करिएगा। यहाँ पर ये सभी ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर आपका शुद्धिकरण का जो अंतिम काम हुआ है वो किसने किया है, तो किडनी ने, गुर्दे ने यानी वृक्क ने। तो सही आंसर जो है इसका सी यानी कि गुर्दा। तो याद रखें, आप में शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने की भी हिम्मत है। तो इसी उम्मीद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।